हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलेज हैं, ये कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से आप IIT JEE, नीट, CSIR नेट, गेट, जैम, जेस्ट सभी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, रिफ्रैक्शन, राइट, सभी लोगों को मालूम है, बेसिक फंडामेंटल्स 11th क्लास में पढ़ रखा है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, तो हम डायरेक्टली उन फॉर्मूलेस पर बात करेंगे, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो जो सबसे पहले जो है आता है स्नेल्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? ये हमारा एक मीडियम है, दिस इज द मीडियम, ठीक है। ये लो मीडियम बना दिया, ठीक है। और अब यहां पर बना देते हैं एक नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर वाला हो गया रेयरर मीडियम, नीचे वाले को बना दो डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे कि ऊपर हो गई एयर, नीचे हो गया ग्लास, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा आप ले सकते हो। सो अज्यूम दैट दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, ठीक है, लाइक दिस। तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए, देखो जो लाइट होती है अगर वो यहाँ पर पड़ती है ना, तो अगर वो डेंसर मीडियम पर पड़ेगी, अगर वो रेयरर से डेंसर मीडियम पर जाती है, तो वो ना नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। देख रहे हो आप क्या होता है, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, I और R के बीच में एक रिलेशन है। तो हम इसे आसानी से समझाने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ बताएंगे। अब आप यहाँ पर जो है एयर, ग्लास, ठीक है, सब भूल जाओ, ठीक है। ये डेंसर लिखे रहने दो, कोई इशू नहीं है, आपको लिखे रहने देना, लिख रहने दो। हम यहाँ पर ना इसे लिखेंगे θ1, इसे लिख देंगे θ2, ठीक है। इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो अब स्नेल्स लॉ अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे μ1 sin θ1 इज कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ठीक है। तो एक साइड 1 वाला और एक साइड 2 वाला, इसी को बच्चों स्नेल्स लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब बच्चों मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो, जैसे कि ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है। तो इस मीडियम में जो है हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड अगर v है, देखो अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, c, है ना, दैट इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸, ठीक है, जो दिया जाता है। और किसी भी मीडियम जब हम आते हैं तो किसी भी मीडियम में क्या होता है कि लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, इट बिकम्स लेस। तो मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, मीडियम में स्पीड कम होती है। तो बच्चों एक रेशो होता है c/v, है ना, ये जो है c/v, ये ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड c सबसे ज़्यादा स्पीड है, ठीक है। और इस रेशो को ही कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अपन इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों देखो, अगर मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर मुझे लिखना है तो इसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। तो μ1 यहाँ पर क्या होगा, c/v1, ठीक है, और μ2 क्या हो जाएगा, c/v2। तो इट्स सो सिंपल,
ठीक है, तो कोई भी अब याद रख सकता है, तो इसे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए μ1 अपॉन μ2 इंटू μ2 अपॉन μ1 इक्वस टू क्या होगा, कट जाएगा सब, 1 बचेगा। ठीक है, ये देखो तो हमें क्या बचा, 1 बचा। तो ये है μ12 इंटू μ21, सिंपल। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक 3 मीडियम्स हैं, ये है μ1, दिस μ2 एंड μ3। अब चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे μ1 अपॉन μ2 इंटू μ2 अपॉन μ3 इंटू μ3 अपॉन μ1। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, बचा क्या 1। ठीक है, समझ में आया। बट अभी हम इसको काटेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे। सो μ12 इंटू μ23 इंटू μ31 आया समझ में। तो ये बन जाती है आइडेंटिटी। इससे क्या होता है बच्चों, इस फॉर्मूले से बहुत बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, अब आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं और पूरा अधिकार भी है आपको सोचने का कि मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। हाँ बच्चों, मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया है और रिफ्लेक्शन का वीडियो हमारी प्रोफाइल पर पहले से ही मौजूद है। ठीक है, हमारे यूट्यूब प्रोफाइल में, तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाइए और वहाँ रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स दोनों कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं। आप लोग हमारा एक्सपर्ट फिजिक्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। और हमारा टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट फिजिक्स भी डाउनलोड कर लेना, मतलब जुड़ जाना आप। ठीक है, तो बच्चों चलो अपन अब थोड़ी सा और आगे बढ़ेंगे। वी विल बी जस्ट प्रोसीडिंग ए बिट फर्दर। ठीक है, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो मान लो कि ये हमारा, ठीक है, सपोज दैट अपन इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, खुश। ठीक है, आप देखो चलो अब ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो अपन अब यहाँ पर एक नॉर्मल भी बना देते हैं। ये लो एक नॉर्मल बना दिया, है ना, ये एक मीडियम है। तो अब क्या है, हम दरअसल करना क्या चाहते हैं, देखिए। ठीक है, ओके, देखिए क्या होता है कि हमारा ये जो आप देख रहे हो ये हमारा बॉटम है। ठीक है, दिस इज द बॉटम। ठीक है, तो मान लीजिए कि इट इज़ समथिंग, इट इज़ बॉटम। ठीक है, एंड दिस इज टॉप, है ना। और ये यहाँ समझ लो कि पानी भरा हुआ है या कोई ग्लास है, वॉटेवर। ठीक है, तो आप समझ लो कि लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। देखो जब ना लाइट आती है तो कैसे आती है, जो लाइट होती है ना वो ऐसे आती है, और क्योंकि ये डेंसर है तो ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे अपन मान ली कि ये वाटर है, ठीक है, ऊपर एयर थी, तो क्या हो गया, ये नीचे की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकती है, तो इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं इसे म्यू बोल देता हूँ। ठीक है, मीडियम का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की लाइट की स्पीड और लाइट की स्पीड इन वैक्यूम बराबर होते हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, अब चलो यहाँ सुनो, आप मेरी जो कहना मैं चाहता हूँ उसे सुन लीजिए। ठीक है, देखो तो लाइट जब आती है ना तो वो ऐसे मुड़ जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे। अब अगर हम देखें कि ये जो नीचे वाला बॉटम है, अब यहाँ से अगर कोई इंसान इसे देख रहा है तो उसे जो लाइट निकल यहाँ से आती हुई दिख रही है, उसका जो उसको वो लाइट जो है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो हमें कोई भी चीज़ जो दिखती है ना वो लाइट की डायरेक्शन में दिखती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं क्लैरिटी बढ़ाने के लिए एक बार यहाँ फिर से आपको समझाऊँगा कुछ चीज़ें। देखो क्या हुआ, लाइट यहाँ से निकली, ये यहाँ आई और यहाँ से ये नॉर्मल से अलग हो गई क्योंकि रेयर मीडियम था, यहाँ गई, तो लाइट यहाँ आई। बट अब हमें जो बॉटम है ना वो यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें चीज़ें सिर्फ वहीं दिखती हैं जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। ठीक है, तो हमें जो बॉटम है ना वो आपको, ठीक है, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, आपको ये दिखेगा, आपको लगेगा कि बॉटम यहाँ पर है ना, आपको लगेगा कि जो बॉटम है ना वो यहाँ पर है, हियर यू विल फाइंड द बॉटम, है ना। आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ बॉटम है। इसका रीज़न ये होता है कि जो लाइट यहाँ से आ रही है ना वो यहाँ बैंड हो जाती है, और हमें हमेशा
लाइट की डायरेक्शन में ही दिखाई देता है, ना कि एक्चुअली लाइट कहाँ से आ रही है, उससे मतलब नहीं होता है। लाइट का उस समय पर जब हमारी आँख में लाइट जा रही है उस समय पर लाइट का डायरेक्शन क्या है, वो हमें उस डायरेक्शन में इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ जो भी बॉटम पॉइंट था उसका जो इमेज है ना वो यहाँ बनेगा, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज है ना वो यहाँ पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि उठा हुआ है, तो ये हमारी जो कहलाती है ना, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, हम क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ कहते हैं, एपरेंट डेप्थ। और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक्चुअली में एक्चुअल डेप्थ है, दिस कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ। तो जो हमारी एपरेंट डेप्थ होती है, ठीक है, वो अगर हमें निकालना है तो आप एक्चुअल डेप्थ जो है उससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर दो तो आपको एपरेंट डेप्थ मिल जाएगी। बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, तो इसे रट लेना, ठीक है। अब चलो अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। सो अब हमारे पास है बेसिकली नेक्स्ट जिस पर हम बात करेंगे नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मानो कि अपने पास एक ग्लास है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज ग्लास, ठीक है, और अपन यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो क्या है होगा, यहाँ पर अगर अपना मान लो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑन दिस लाइन। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से ये लाइट ऐसे गई, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर बन रहा है नॉर्मल। अब ये डेंसर मीडियम है तो थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब ये यहाँ से फिर से क्या होगी, ठीक है, फिर से ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। अब आप देखेंगे कि जो लाइट यहाँ से निकली थी और यहाँ से जो निकली थी, अब ये एक्चुअली में पैरेलल हो जाती है निकलने का। बट अब आप देखेंगे कि इसमें शिफ्ट आ गया है ना, देयर इज अ शिफ्ट। अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ पर एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है ना। यू कैन सी दैट देयर इज अ शिफ्ट हियर, ठीक है। तो एक्चुअली में अब अगर यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर अगर कोई देख रहा है इसे, तो उसे ये ऑब्जेक्ट ना यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ना, इस शिफ्ट को कहते हैं, ठीक है, दिस कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। और इसे हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला है ओ डैश, ठीक है, ओ डैश इज इक्वल्स टू होगा 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ये हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू टी, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू टी, 1 माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, टी क्या है, इसकी थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब बच्चों ये तो आप समझ गए ना कि ये शिफ्ट है, ठीक है। अब भाई कई बार बच्चे ना एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये हमारा बार है, ग्लास बार है, तो एक और फॉर्मूला है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। अगर कोई लाइट यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और ये यहाँ से अगर बाहर निकल जाती है ऐसे, तो बेसिकली यहाँ पर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है इसके बीच में और इसके बीच में। सो देयर इज अ पाथ डिफरेंस, और ये जो पाथ डिफरेंस होता है ना इनके बीच में, ये होता है म्यू माइनस 1 टी, जहाँ की टी थिकनेस है, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव और इमरजेंट वेव के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये पाथ डिफरेंस ना इतना होता है म्यू माइनस 1 टी, जहाँ की म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी की थिकनेस है। ये है, कई बार बच्चे ध्यान मतलब उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, कि ये जो है ये पाथ डिफरेंस है और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द शिफ्ट, ठीक है। कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो है डिस्टेंस है, ये कह सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ी सी और आगे चलेंगे। ये वो फॉर्मूले हैं बच्चों जो बहुत अधिक यूज होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं लेंस, ठीक है, फॉर लेंस के ऊपर। तो लेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखो लेंस तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास 2 टाइप्स के लेंस हम यूज़ करते हैं, बाकी बहुत सारे टाइप्स के लेंस होते हैं, तो मैं बताता जाता हूँ। देखिए, एक हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स मतलब होता है उठा हुआ होना, तो इसे हम कॉन्वेक्स लेते हैं, कहते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। नो इन जनरल इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, हालांकि इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस कहना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बाई कॉन्वेक्स लेंस क्यों है ये समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ये कॉन्वेक्स है, दोनों साइड इसके कॉन्वेक्स हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑप्टिक्स में, ठीक है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं बट इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप μ2 ले सकते हैं, और बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब एक और लेंस होता है, अब आप बोलोगे कौन सा सर, देखो इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइड प्लेन है और ये साइड कॉन्वेक्स है, तो एक साइड प्लेन हो गया, एक साइड कॉन्वेक्स, इट इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा भी हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, ये वाला लेंस, ये है बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। मैं अप्रॉक्सीमेटली डायग्राम सुना रहा हूँ, डोंट वरी, इट इज कॉल्ड बाई कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इसे कॉनकेव लेंस इसलिए बाई कॉनकेव लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर केव है मतलब गड्ढा है, यहाँ पर केव है मतलब गड्ढा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव लेंस भी होता है, तो देखो अगर एक साइड प्लेन है और दूसरा साइड क्या है, कॉनकेव है, और दूसरा साइड क्या है, ऐसा कॉनकेव टाइप का है, लाइक दिस, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसे देखो ये वाला, ये भी आपका है प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों, इट इज़ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। चलो ये तो अपनी लेंस की कहानियाँ हो गई, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे। अब देखो आपका लेंस जो है कुछ भी हो, ठीक है, वॉट एवर इज योर लेंस, ठीक है, वो कोई भी लेंस हो, वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, उन दोनों के लिए ही सेम फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला सेम है। तो मैं फिलहाल में इसको ले लेता हूँ μ1 μ2, ये μ1 हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल्स टू होता है, तो ये इक्वेशन कह सकते हो इसे, जैसे हमारे मिरर के केस में होता था 1/v माइनस 1/u। बच्चों मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि मिरर के केस में जो ये फॉर्मूला था वो ऐसा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो यहाँ पर मिरर के केस में प्लस साइन आता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आप जैसे भी याद रखो, आपको याद रखना है कि मिरर के केस में यहाँ पर जो है प्लस साइन आता है और लेंस के केस में यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। अच्छा, मिरर के केस में जो f होता है वो हमारा r/2 होता है, ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। बट लेंस के केस में हमारा जो f होता है वो इतना नहीं होता है, यहाँ पर f की 1/f ऐसे निकालते हैं μ2/μ1 माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सो इट इज़ फाउंड इन द फॉलोइंग वे। अच्छा, ये फॉर्मूलेज जो हैं बिल्कुल वैलिड हैं, ठीक है, दे आर कम्प्लीटली वैलिड फॉर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस या प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये सभी पर लगते हैं, ये फॉर्मूले सभी के लिए हैं, ठीक है, इट इज़ फॉर ऑल, आप सभी पर ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, दे कैन बी यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर जो साइंस हैं वो कैसे लिए जाते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और एक चीज़ जान लीजिए कि इसी फॉर्मूलेस को कहते, इन दो फॉर्मूलेस को मिला सकते हैं, इनको कहते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है।
मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से कराऊंगा, आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट भी कर लेना। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, ठीक है, फिर एक साथ हम न्यूमेरिकल्स करा देंगे आपको, सो डोंट वरी एट ऑल। अब चलो थोड़ा सा अपन और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है, ठीक है, जो जिसे हम आई अपॉन ओ कहते हैं, वो हमारा होता है वी अपॉन यू। जबकि मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है माइनस वी अपॉन यू। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये भी आई अपॉन ओ ही होता है, बट इसमें माइनस वी अपॉन यू होता है और ये होता है प्लस वी अपॉन यू, तो ये थोड़ा डिफरेंस आता है इसमें, ठीक है। ओके, चलो बच्चों थोड़ी सा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली साइंस के बारे में समझाने वाला हूँ, हाउ वी टेक द साइंस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप कोई मेजरमेंट करते हो, मान लीजिए कि ये है, तो बेसिकली यहाँ से एक लाइन बना लो, ये जो सेंटर होता है सब हम लोग कहते हैं पोल, जो भी मेजरमेंट्स होते हैं पोल्स होते हैं। तो अगर हमारी लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो अगर मेरा से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं इसका मेजरमेंट करता हूँ तो ये कहलाएगा माइनस यू, ठीक है, ये माइनस यू कहलाएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जो है अगर मेरा इमेज यहाँ पर बनता है, तो अगर मैं यहाँ पर इमेज मेजर करता हूँ तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो ये प्लस वी, ठीक है, दिस इज प्लस वी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर कोई पैरेलल लाइट यहाँ से आती है, तो मान लो यहाँ कहीं फोकस में आ जाती है, तो फोकस को अगर मैं नाप रहा हूँ एफ, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से साइन लिए जाते हैं, और अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब हम मेजर करते हैं वही चीज़, तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका। सेम जो है कॉनकेव लेंस के लिए भी, जैसे हम कॉनकेव लेंस के लिए बात करें, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है आपको, कि मैं सबसे पहले आपको जो है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ चीज़ें और बता दूँ। देखो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक स्फीयर और एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है, तो मैंने दो स्फीयर्स बना दिए। अब अगर मैं एक चीज़ सोचो कि मैं इतना हिस्सा अगर हटा दूं, ठीक है, और इतना हिस्सा हटा दूं, तो अब अंदर जो बचा है वो क्या है, तो अंदर अब जो मेरे पास बचा है ना, वो दरअसल जो है बताता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ से ठीक है, देखो अगर अब मैं इतना हिस्सा डिलीट कर दूँ स्टूडेंट्स, ये तो पूरा ही डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो आपका अंदर का हिस्सा बचा हुआ है ये, ठीक है, इसे देखिए, ये आपका क्या है, लेंस है ना, इट इज़ योर लेंस, ठीक है, ये लेंस है। देखो और ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मैंने लेंस ये बना दिया, दिस द लेंस, तो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको ये वाले को एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर भी एक स्फीयर बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो सरफेस है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ जाएगा, तो इसे अपन फर्स्ट सरफेस कहते हैं, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ जाएगा, ये सेकेंड सरफेस कहलाता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर जाता है, ठीक है, R2। तो अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं पोल से मेजर करूँगा तो ये हमारा R2 हमारा नेगेटिव होगा, अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन पर ली गई है तो ये हमारा नेगेटिव होगा और ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब समझ में आया आपको? इसी तरह से क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो अगर इसको पूरा एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, उसका इसका जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, अगर हम इसे एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ बनेगा, ये फर्स्ट सरफेस है, इसका R1 ये है, ठीक है, और इसको अगर पूरा एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसा, ठीक है, तो ये कहाँ पर बनेगा,
यहाँ बनेगा। अच्छा, अब इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में है तो ये हमारा नेगेटिव होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब एक और चीज़ जान लो। ठीक है, तो अपन अब थोड़ा सा रे डायग्राम्स पर भी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स को थोड़ा समझना है आपको। ठीक है, मैं सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा लेंस है। अब देखो, ये लेंस है ना, इसमें क्या रहता है। ठीक है, देखो ये वाली जो लाइन होती है जो सेंटर से जाती है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है, अगर आप ऐसे लाइन बना दें, ठीक है, ऐसी, तो ये हमारा P है। ठीक है, दिस P। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ समझना। ठीक है, अगर कोई भी रे जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी लाइक दिस, तो वो क्या होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, कोई भी रे जो है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और अगर कोई भी रे पोल से पास होती है तो वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, अगर कोई भी रे यहाँ से आएगी तो वो सीधे ऐसे पास हो जाएगी लाइक दिस, मतलब वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, वो सीधे पास हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, और इसमें दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ फोकस में रखा, इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, इसके दो फोकस होते हैं, तो आपने अगर यहाँ इस फोकस पर रख दिया है, ठीक है, तो वो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो पैरेलल हो जाती है, सो इट बिकम पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाली लाइट सीधे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, इट बिकम्स पैरेलल। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, इन्हीं से होता, हम न्यूमेरिकल्स में इन्हीं तरीक़ों का यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है वो फोकस में जाकर कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, इट कन्वर्जेस टू द फोकस। और बेसिकली कोई भी लाइट अगर पोल से पास होगी तो वो सीधे जो है निकल जाती है। ठीक है, इट डायरेक्टली गोज अवे। अब हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो चीज़ें आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, द थिंग्स विल बिकम फर्दर क्लियर टू यू, सो डोंट वरी राइट नाउ। ठीक है, सेम चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला लेंस है, ठीक है, जैसे कि हम बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइक दिस। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइट जो है, अगर वो ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ना डाइवर्ज हो जाती है, तो ये ना डाइवर्जिंग का काम करता है। अच्छा, अब ये जो है अगर आप पीछे से एक्सटेंड कर दें लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो है ना फोकस से पर मिल जाएंगी दोनों लाइट्स आपकी, अगर इसे करेंगे तो फोकस से मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अप्रोक्स हाथ से बना देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो ये फोकस से मिल जाती हैं, तो ये इसका फोकस है। ठीक है, तो ये फोकस पर जो है इस तरह से मिलती हैं, तो वर्चुअली मिलती हैं, एक्चुअली नहीं मिलती है, वर्चुअली मिलती हैं। ठीक है, ओके। और अगर कोई भी लाइट जो है फोकस की तरफ जो इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो जब लेंस से पास होती है तो वो क्या हो जाती है, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर भी एक और नियम है कि अगर कोई भी लाइट पोल से पास होगी तो वो सीधे ही निकल जाएगी बिना डाइवर्ज हुए। ठीक है, बिना डाइवर्ज हुए वो सीधी ही निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा आगे चलने वाला हूँ। सो मेरा जो नेक्स्ट है वो ये है। देखो, अब आता है जो फॉर्मूलेस बता दिए वो तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। कई बार आप देखना कि आपको बेसिकली न्यूमेरिकल्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है और उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है ना। या ऐसा भी होता है कई बार कि मछली को यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर उसकी कहीं इमेज बन रही है। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हमें सिर्फ एक ही सरफेस से कैसा रिफ्रैक्शन होता है वो समझना होता है ना। सो वी हैव टू नो, ठीक है, रिफ्रैक्शन
थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो देखिए अपन यहाँ पर ये मान लें कि ये स्फेरिकल सरफेस है और ये यहाँ पर ग्लास है। अब ये मीडियम यहाँ से बहुत दूर तक जो है, ठीक है, बहुत दूर तक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, तो ये लाइट यहाँ पर गई और यहाँ पर मान लो इमेज बन रही है, सपोज दैट, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो इस वाले केस में कौन सा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? तो इस केस में एक ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो ये देखो, इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए इस सरफेस का, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो यहाँ पर होता है μ2/v, ठीक है, माइनस μ1/u इक्वल्स टू होता है μ2 माइनस अपॉन r। इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है ये पता लगाने के लिए, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक ही सरफेस था तो हमने एक ही आर यूज़ किया है। यहाँ पर हमारे पास दो सरफेसेस हैं, देखो इस वाले फॉर्मूले में आप देखोगे, हमने इसके पहले बताया था ना जो फॉर्मूला, यहाँ आप देखो यहाँ पर दो सरफेस थे, एक सरफेस R1 ये था, दूसरा सरफेस R2 ये था। तो आप देखो कि यहाँ दो R1 R2 थे, एक R1 और एक R2 दिख रहा था, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया है ये बिल्कुल आपको रट लेना है। अगर कोई सपने में सोते हुए भी पूछ लें तो आपसे जो है मुंह से निकल जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। दूसरा है बच्चों, हम जिस पॉइंट पर आएंगे इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बट डिस्प्लेसमेंट मेथड ये कहती है कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है दैट इज इक्वल टू होता है रूट ओवर साइज ऑफ इमेज I1 एंड I2, दो जगह पर इमेज जब बनती है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल बिट लेटर। अभी फिलहाल में आप ये फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉम्बिनेशन पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि अगर मैं इस लेंस को और इस लेंस को आपस में ऐसे कंबाइन कर दूं, साथ में रख दूं, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम ए सिस्टम। तो अब इस पूरे सिस्टम की अब खुद की एक फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो वो फोकल लेंथ कितनी है? तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ अगर f2 है, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ऐसे जो है ने जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट एक चीज़ सुन लो बच्चों, एक और चीज़ दिल में आई तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है, आप लोग जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे ना, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग, ठीक है। तो न्यूमेरिक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो जो मैं प्रैक्टिस वीडियो लोड करता हूँ ना, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैंने ये बात बहुत ज़्यादा देखी कि बच्चे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले वाले वीडियो ज़्यादा देखते हैं और प्रैक्टिस वाले कम देखते हैं। तो बच्चों आप लोग जितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है उतना ही प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज इन एग्ज़ाम यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म गुड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो अब मैं बात करूँगा पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है? तो लेंस की पावर का फॉर्मूला बहुत इजी है। आपका लेंस का जो भी फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको आप ऐसे कर दो, तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब चलो मैं थोड़ा पावर से आपको पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ। देखो जैसे कोई लेंस है, अगर पैरेलल लाइट उस पर पड़ी और अगर उसकी इमेज दूर बन रही है, सो ये हो गया। एक दूसरी लेंस है ये, तो अब आप, और ये यहाँ पर बनाता है। अब आपको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? यार जो लेंस के जितने पास में इमेज क्रिएट करेगा ना वो ज़्यादा पावरफुल कहलाएगा, ठीक है। ये होता है, इसीलिए जो पावर होती है ना वो क्या होती है 1/f होती है। तो जो
जितना पावरफुल लेंस होता है वो उतने पास में ही, वो उतने पास में जो है इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो पावर ऑफ लेंस है वो है 1/f। अब इसमें पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी ये जानना जरूरी है। तो पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है, कन्वर्जिंग के लिए, फॉर कन्वर्जिंग। तो लेंस हो या मिरर हो, अगर वो कन्वर्जिंग है तो उसके लिए पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर लेंस हो या मिरर हो, अगर वो डाइवर्जिंग है, ठीक है, अगर वो डाइवर्जिंग है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये आप याद रखना, एकदम सिंपल शॉर्ट तरीका है। कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव, कन्वर्जिंग लेंस या मिरर के लिए पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि इसके लिए जो है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसके लिए देखो, ठीक है, ठीक है, मिरर, तो इसके लिए जो है ये पॉजिटिव क्या हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बाकी अगर आप इसके लिए देखते हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ठीक है, ओके। चलो मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हमारा आता है TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो इसके लिए आप ना, ये देखो बहुत ईजी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो अगर देखो यार ऊपर वाला अगर रेयरर है, जैसे एयर है, और नीचे वाला अगर डेंसर है, तो क्या होगा। देखो कोई भी लाइट आती है ना ऐसे, तो ये आती है और ये ऐसे यहाँ से हो जाती है। अगर मैं इसको और बड़ा कर दूँ तो क्या होगा, ये लाइट और पास से जब गुजरेगी। अच्छा अब क्या होगा कि अगर मैं और बढ़ा दूँ तो अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट लाइट निकलेगी तो ये यहाँ से ना ऐसे निकल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर अगर एक ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिस पर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। इस थीटा सी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इस थीटा सी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। और इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब थीटा सी होता कितना है, देखो एक तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर ऊपर एयर है, ठीक है, मतलब अगर ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, ठीक है। अगर ऊपर एयर है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, ठीक है, तो आपका जो क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज़ आती है, ठीक है, अगर ऊपर कोई मीडियम है तो क्या करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, तो बहुत ही, ये भी बहुत ईजी है। देखो देखो ये मान ये है आपका क्रिटिकल एंगल, ये है आपका आर विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, μ1 साइन थीटा 1 इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2, तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया म्यू, ठीक है, यहाँ पर तो 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो जो μ2 है दैट इज इक्वल टू 1, μ1 अपना म्यू है, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, तो ये अपना हो जाएगा थीटा 2, ठीक है, थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है। तो ये है, और देखो यहाँ पर तो मैंने ये डिराइव कर दिया है जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर ऊपर एयर नहीं होती तो क्या करते आप, है ना, अगर ऊपर एयर नहीं होती तो अपन को क्या करना पड़ता हो। देखो अगर इन केस ऊपर जो है हमें नहीं बोला जाता कि ऊपर एयर है, सो व्हाट वी शुड हैव डन,
ठीक है, ओके फाइन। तो इन दैट केस अगर यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। सो आपका ये हो जाएगा θc, ये आपका हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, ठीक है। ये तो बेसिकली ये तो 90 डिग्री ही है, ठीक है, जो θ2 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो ये हो गया। तो इट्स सो इजी स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। बच्चों कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, जो हमारी ग्लास होती है ना, नॉर्मल जो ग्लास होती है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 3/2 होता है, मतलब 1.5 होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड ये दो चीज़ें, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलो मैं अब आगे चलता हूँ बच्चों। यहाँ पर अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसे आप चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से। देखो अगर मेरे पास एक लेंस ऐसा है और अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं यहाँ से, मतलब एक लेंस इतना कर दिया और दूसरा लेंस इतना कर दिया, तो बच्चों ऐसा करने से फोकल लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ रहेगी एफ, ये भी एफ रहेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फोकल लेंथ में, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे कि मेरे पास ये हमारा लेंस था, बट हम इसे 20 से काट दें, ठीक है, मतलब बेसिकली हम ऐसा कर दें, इसके 2 टुकड़े हमने ऐसे कर दिए, तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ थी तो इसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है ऐसा करने से। आया समझ में? फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक लेंस था ऐसा, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए 20 से, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, 2 टुकड़े कर दिए, ऐसे रख दिए। अब इन दोनों टुकड़ों को एक साथ रख दिया ऐसे, तो बेसिकली अभी एक सिस्टम बन गया, कोई भी लाइट आएगी दोनों से रिफ्रैक्ट होगी। तो इन दैट केस अगर आपको फोकल लेंथ इसकी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? देखो इसकी फोकल लेंथ एफ थी, इसकी भी एफ है, इसकी भी एफ है, ठीक है। अब आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, ये मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो मैं f1 f2 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/f1 + 1/f2। समझ में आया? मतलब इस फॉर्मूले को ही यूज़ करना है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास एक लेंस है, ठीक है, आपने इसे 2 टुकड़े कर दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम इसे रीअरेंज करके ऐसे लिख रहे हैं, एक लेंस को ऐसा रख दिया और दूसरे लेंस को हमने ऐसे रख दिया। तो अब इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हो जाती है 1, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी हो जाती है, इन्फिनिटी, मतलब जो लाइट है वो सीधी पास हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ये सब आप डराइव कर सकते हो बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। सो इफ़ यू वांट यू कैन डराइव इट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। और पावर जो है वो 0 हो जाएगी, कोई पावर नहीं है, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट लेटर ऑन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए जानना जरूरी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का फिलहाल यहाँ पर डायग्राम बना के नहीं बताऊँगा क्योंकि चीज़ें मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है। सो मैं शॉर्ट में बताता हूँ बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जब भी आता है तो यूजुअली इसकी मैग्नीफिकेशन पावर के लिए पूछा जाता है, जिसे हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। कई बार इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ये, तो जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है वो है D/F, मतलब D यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर्स होता है, मतलब इट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो हमारी आंख होती है 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकती है, बट अगर डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा कम हो गया तो नहीं देख सकती, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक ही सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, ठीक है, तो आप उसे ऑब्जेक्टिव बोलो या आईपीस बोलो, वॉट एवर यू से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो मैग्नीफिकेशन है ये रिलैक्स्ड आई के लिए है। रिलैक्स्ड आई क्या होता है? ये तब के लिए है जब हमारी जो फाइनल इमेज होती है इन्फिनिटी पे बनती है ना, व्हेन आवर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, तब के लिए। तो ये रिलैक्स्ड आई इसके लिए। बट अगर हमारी फाइनल इमेज जो है, ठीक है, ठीक है, तो ये रिलैक्स्ड आई के लिए है। और दूसरा होता है 1 + D/F, है ना।
ये तब के लिए है when final image is formed at distance d, मतलब आँखों से सिर्फ d डिस्टेंस दूरी पर जब इमेज बनती है तो के लिए, तो दो मैग्नीफिकेशन होते हैं, ठीक है। एक तो रिलैक्स्ड आइज के लिए जब फाइनल इमेज जो है, ठीक है, कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है, तो वो रिलैक्स्ड आई कहलाती है। इसको इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज सिंपली d/f, फिर सुन लीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, अगर आपसे कभी बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, इवन इफ इज दिस वे नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए भी बोलते हैं तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी वर्किंग, रे डायग्राम वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब हमारा दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, इसमें दो लेंस होते हैं। देखो इसमें एक ही लेंस होता है जो कि ये होता है, ठीक है, इसमें बस दो लेंस होते हैं, एक आई पीस होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और एक जो आँख की साइड होता है जो आई पीस से होते हैं। इसमें भी जो मैग्नीफिकेशन होता है होते हैं बच्चों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है, बट आप ध्यान रखना। तो रिलैक्स्ड आई के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है VO/UO D/FE, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, मतलब ये रिलैक्स्ड आई के लिए, ठीक है, फॉर रिलैक्स्ड आई, ठीक है। यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज है वो है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी, एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, ठीक है। फिर इसके बाद एक और होता है जब हमारी इमेज हमारी आँख से d डिस्टेंस दूरी पर बनती है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है V0/U0, ठीक है, 1 + D/FE। बड़ा इजी फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना बच्चों। होते तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले थे बट मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ना, ठीक है, इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है हम इसे एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है FO/FE, ये रिलैक्स्ड आई के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रिलैक्स्ड आई, ठीक है, ये रिलैक्स्ड आई के लिए। अगर हमारा फाइनल इमेज जो है, अगर हमारी आँखों से d डिस्टेंस दूरी पर बनता है तो ये होता है FO/FE 1 + FE/D, इट इज़ लाइक दिस। आई इस बात समझ बच्चों, तो ये होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना। देखो मैं एक बार बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कंपाउंड में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद रखना भी है तो ये वाला याद रख सकते हो। इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ओके। तो आई होप यू माइट हैव नोटेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा प्रिज्म की तरफ आऊँगा, प्रिज्म, ठीक है। जो प्रिज्म होती है बच्चों, ठीक है, उसमें बेसिक चीज़ें तो सभी लोगों को मालूम है कि ये बना एंगल ऑफ, इसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं, दिस कॉल्ड प्रिज्म एंगल, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ एंगल्स बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए आपको प्रिज्म, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। एक नॉर्मल ये हो गया, एक नॉर्मल ये हो गया, ठीक है, ओके फाइन। देखो यहाँ से ये एयर है, ये यहाँ से गया, ये यहाँ पर गया
और ये यहाँ से फिर से ऐसे डेविएट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब देखना, ये जैसे कि मैंने बताया यहाँ तो एंगल ऑफ प्रिज्म बना ए, ठीक है, इंसिडेंट रे थी, इसने यहाँ जो एंगल बनाया इंसिडेंट एंगल बनता है, इसे अपन I1 कहते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन एंगल है, इसे अपन R1 कहते हैं। यहाँ जो एंगल बनता है इसे अपन R2 कहते हैं। यहाँ जो एंगल बनता है इसे अपन I1 कहते हैं, फिर से, ठीक है, सॉरी I2 कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल्स हैं, ठीक है, ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे एक्सटेंड कर दूँ आगे की तरफ, देखते चलो बस, ठीक है, ये देखो इसे कहते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और ये भी जो डेविएशन एंगल होता है ये मिनिमम भी हो सकता है, और मिनिमम कब होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। अगर हमारा I1 I और अगर हमारा A ये स्मॉल है, इफ़ दीज आर स्मॉल, अगर ये दोनों हमारे स्मॉल रहते हैं, सो इन दैट केस आप डेविएशन एंगल को जो है, एंगल ऑफ डेविएशन को इतना भी लिख सकते हो, म्यू माइनस 1a, ठीक है। बच्चों आपको याद होगा एक फॉर्मूला जो हमने पहले आपको बताया था कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो इसमें एक पाथ डिफरेंस होता है ना, म्यू माइनस 1t, है ना, जहाँ t इसकी थिकनेस है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो ये फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये यहाँ पर एक एंगल है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो बहुत इजी है। अच्छा यहाँ पर क्या है, अब हम बात करते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। बच्चों जो एंगल ऑफ डेविएशन ये मिनिमम हो सकता है, और ये मिनिमम तब होता है जब हमारा I1 इक्वल्स टू I2 होता है, और ये जो एंगल है ये मिनिमम तब होता है जब I1 इक्वल्स टू I2 होता है, और उस समय पर R1 इक्वल्स टू R2 भी हो जाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अगर हमें मिल चुका है, इफ़ वी हैव फाउंड व्हाट इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस, ठीक है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, ठीक है। सो देखो इसे निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2, आया समझ में, ये फॉर्मूला है और आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे आगे के लिए, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों थोड़ा आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं थोड़ा आगे चलूँगा। फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स तो हमारे बहुत सारे हैं बताने के लिए, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कीप डूइंग, कीप राइटिंग। ओके अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आगे और चलने वाला हूँ, ठीक है। ओके आई होप यू माइट हैव रिटन। बच्चों यहाँ पर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिस्पर्सिव पावर होती है प्रिज्म की, है ना, डिस्पर्सिव पावर, तो प्रिज्म की जो डिस्पर्सिव पावर होती है उसे हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, और इसका जो हमारा डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है, म्यू वाई माइनस 1। जहाँ कि आपको म्यू वाई ये दोनों क्वेश्चन में दिए होंगे बट म्यू वाई नहीं दिया होगा, तो म्यू वाई कुछ होता है म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको सिर्फ ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी,
पावर निकालने के लिए, बट नीचे वाला टर्म नहीं दिया जाएगा, तो आपको वो ऐसे निकालना होगा, ठीक है। ओके, चलो और आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे रेलिक स्कैटरिंग के बारे में। रेलिक स्कैटरिंग, बच्चों रेलिक स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, जब वो स्कैटर होती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसको अपन समझ सकते हैं कि जो शाम के टाइम पर क्या होता है कि हमारा जो आकाश होता है शाम के टाइम पे थोड़ा रेड कलर का दिखने लगता है ना, सो इट लुक्स बिट रेड। तो ऐसा क्यों होता है, वो रेलिक स्कैटरिंग की वजह से हम समझ सकते हैं। ये हमारी अर्थ होती है, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है लाइक दिस। तो जैसे हमारा जब आप देखोगे कि ये मॉर्निंग में सूरज यहाँ पर है, ठीक है, इवनिंग में हमारा सूरज यहाँ कहीं रहता है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मॉर्निंग में अगर आप देखोगे सूरज, तो वो आपको उससे निकलने वाली जो रेज होंगी वो रेड कलर की दिखेंगी, है ना, और आसमान भी आपको रेड ही दिखेगा। इवनिंग में अगर आप देखोगे तो भी आपको जो आसमान है सूरज की तरफ आप देखोगे रेड कलर का दिखता है। बट आप देखना कि मिड डे में आपको जो आसमान अगर आप देखते हो मिड डे में जब सूरज यहाँ कहीं होता है तो वो आपको कुछ ब्लू कलर का दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं लूँगा, सो डोंट वरी। दिस अवर अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज़ द एटमोसफेयर लाइक दिस, ठीक है। देखो जब ना सूरज यहाँ पर होता है, ठीक है, जब सूरज यहाँ कहीं होता है तो उससे निकलने वाली जो लाइट होती है ना उसको क्या होता है लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ना, तो उसको क्या होता है लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाती है ज़्यादा स्कैटर होती है, सो इट गेट्स मोर स्कैटर्ड। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है मोर स्कैटर्ड हो जाता है, तो ये मोर स्कैटर होता है जब ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। जबकि यहाँ पर जब सूरज होता है ना तो वो डायरेक्ट लाइट होती है, इट इज़ लेस स्कैटर्ड, लेस स्कैटर्ड। अब अगर हम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग की बात करें, सो इट इज़ इक्वल्स टू है के अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ जो है कम होगी, है ना, जिसकी वेवलेंथ लेस होगी, तो कम वेवलेंथ किसकी होती है वायलेट लाइट की, है ना, तो कम वेवलेंथ किसकी होती है वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि ये वाली लाइट जो है ये ज़्यादा स्कैटर नहीं होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इसकी कम है ना, तो ये ज़्यादा स्कैटर नहीं होती है ना, इट इज़ नॉट स्कैटर्ड टू मच। बल्कि जबकि आप उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी, ठीक है, उल्टा हो गया, फिर से बोल रहा हूँ। तो आप देखोगे कि इसकी ये जो है लेस है, तो इसके लिए जो इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। वायलेट कलर के लिए जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ होती है लेस, तो इसकी इंटेंसिटी आई क्या है हाई हो जाएगा। अब 2 मिनट समझना, जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसमें कितने कलर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, है ना, वेब की ओर, है ना। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, ठीक है, येलो कलर की, सॉरी वायलेट कलर की। क्यों, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी। तो क्या होता है जब सूरज से लाइट निकलती है ना तो वायलेट कलर सबसे पहले स्कैटर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो सबसे स्कैटर हो जाता है, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, तो आखिरी में जो बचता है ना वो होता है रेड कलर। तो रेड कलर की स्कैटरिंग जो होती है ना, ठीक है, वो सबसे जो रेड कलर होता है वो सबसे कम स्कैटर होता है। आप यहाँ देखो कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ये हाईएस्ट होती है ना, सो इट इज़ हाईएस्ट। तो इसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो क्या हो जाती है लेस होती है। मतलब रेड कलर स्कैटर नहीं होता है, वो सीधे आप तक पहुंच जाता है। आप समझ रहे हो, वो क्या होता है सीधे आप तक पहुंच जाता है, वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होता है, वो सीधे आप तक पहुंच जाता है। जबकि जो ब्लू कलर होता है ये स्कैटर होता है। तो जब सूरज यहाँ पर होता है ना
तो जैसी तो लाइट लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो ब्लू कलर, इंडिगो, ग्रीन ये स्कैटर हो जाते हैं। तो लास्ट में जो वाइट लाइट के अंदर जो बचता है, तो वाइट कलर लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनती है। तो वाइट लाइट में आखिरी में सिर्फ क्या बचता है, रेड कलर बचता है। तो आपको रेड कलर का सूरज दिखाई देता है। जबकि यहाँ पर जब सूरज ऊपर होता है नून टाइम पर, तो उस समय पर क्या होता है कि ज़्यादा लाइट्स, ज़्यादा कलर्स स्कैटर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना होता है। तो मेनली क्या होता है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद के कारण लाइट, वाइट लाइट के अंदर ऑलमोस्ट सारे कलर होते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उस समय हमें रेड कलर का सूरज दिखाई नहीं देता। अगर आप सूर्य की तरफ वैसे देखना तो नहीं चाहिए, बट अगर कभी आपने नोट किया होगा तो दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ बिट वाइट इन कलर। ठीक है, आपको चमकीला वाइट कलर का दिखता है। ठीक है, बट आप कभी भी सूरज को ऐसे डायरेक्टली मत देखना। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, बच्चों ज़्यादा लेंथी खिस गया टॉपिक तो, ठीक है, बट कुछ नहीं, रेले की स्कैटरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आता है एक्रोमैटिक, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रोमैटिक एब्रेशन होता क्या है। ये एक प्रकार का डिफेक्ट होता है। अब ये कैसा डिफेक्ट होता है, चलो मैं समझाता हूँ। देखिए, ये डिफेक्ट ऐसा होता है कि हमारा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, ठीक है, ये मान लो रेड कलर की लाइट है। ठीक है, ये रेड कलर की लाइट, इसके अंदर मान लो एक लाइट आई, ये रेड कलर की भी है और उसमें ग्रीन कलर की भी है। ठीक है, इट इज़ रेड इन कलर, इट इज़ ऑल्सो ग्रीन इन कलर। तो जो रेड कलर की लाइट है वो यहाँ पर कहीं फोकस हो रही है ना, इट इज़ गेटिंग फोकस्ड हियर, FR। और जो ग्रीन कलर की लाइट है वो यहाँ पर फोकस हो रही है, ठीक है, FG। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे। अगर ऐसा होगा तो अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे, मतलब आए तो एक ही साथ थे बट अलग अलग कलर सब अलग अलग जगह दिखाई दे रहे हैं। तो मेनली अगर आपने वाइट लाइट को इसकी तरफ फेंक दिया तो उसमें तो 7 कलर्स होते हैं, तो वो 7 अलग अलग जगह पर फोकस होंगे। तो ये एक प्रकार का डिफेक्ट है ना, जिसमें कि अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पर जाकर फोकस हो रहे हैं। इसे कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन, या एक प्रकार का डिफेक्ट है। ठीक है, इसको अलग करने के लिए क्या है कि हम दो प्रकार के लेंस को यूज़ कर सकते हैं, दो लेंस के कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैंप्स, है ना। तो इसके लिए हम कंबाइन कर सकते हैं 2 लेंसेज को। ठीक है, क्योंकि अगर एक ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ने स्कैटर कर दिया तो दूसरा क्या करेगा उसको, मतलब अगर एक ने अलग अलग जगह पर स्कैटर किया तो दूसरा वाला इस इफेक्ट को कैंसिल कर दे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कंडीशन होती है कि 2 लेंस को अगर हमें कंबाइन करके एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है ना, अगर हमें एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, कॉम्बिनेशन, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1 अपॉन डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 2। ठीक है, तो ये होता है, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अगर दोनों लेंसेज सेटिस्फाई करेंगे सो दे कैन फॉर्म ए क्रोमेटिक, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारी आँखों में जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आई डिफेक्ट्स। अब हमारी आँखों में जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, मैं उनकी बात करूँ तो एक होता है हमारा मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया जो है इसको, इसका अल्टरनेट नेम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, और नाम से ही सब कुछ क्लियर है। तो मैंने कैसे याद रखा है इनको, मैं वो बता देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो मैं पहले नीचे एक और चीज़ लिख देता हूँ। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिसे कि लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, लॉन्ग साइटेड, जैसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मायोपिया लॉन्ग साइटेडनेस है कि हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो अब सुन लो थोड़ा सा। देखो इसका नाम क्या है, छोटा है, तो ये शॉर्ट
शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसका नाम क्या है, बड़ा है, हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका नाम क्या है, लॉन्ग, तो लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसमें ये याद रखने का ट्रिक है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि पास की चीज़ दिखती हैं, अगर ये हमारी आँख है तो हमें पास की चीज़ दिखेंगी, ये चीज़ हमें दिखेंगी, ये फोकस होगी हमारी रेटिना में, मगर दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जैसे ये हमारी आँख है तो इसमें दूर की चीज़ें दिख जाती हैं बट पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है, तो इसमें लॉन्ग साइटेडनेस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा चश्मा यूज़ करके जो है किस डिफेक्ट को हटाते हैं, ये बहुत ही ईजी है याद रखना। देखो सबसे पहले मैं मायोपिया की बात करता हूँ, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। देखो जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है ना, ठीक है, तो ये हमारी आँख मान लो, दिस द आई, ठीक है, तो इसमें पास की रखी चीज़ें दिख जाती हैं, तो ये पास में कोई चीज़ रखी है ये दिख जाएगी, ठीक है, तो ये दिख जाएगी। बट अगर कोई चीज़ दूर रखी होगी ना तो क्या होगा, अगर जैसे हम इसको दूर करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हमने ओ से उठा के ओ डैश पर रख दिया, अब पता है क्या होगा, अब मैटर ये होगा कि ये जो इमेज है ना वो यहाँ ना बनकर यहाँ बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। आपने जैसे इसे दूर करोगे तो जो ये इमेज वाला पॉइंट है वो खिसक के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि वापस से इमेज यहाँ पर बन जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉनकेव लेंस रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस रखते हैं, ठीक है, तो जो लाइट यहाँ पर है वो वापस यहाँ पर फोकस हो जाएगी, क्योंकि लाइट्स को थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट साइटेडनेस को ट्रीट करना है तो कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो मैं आता हूँ हाइपरमेट्रोपिया में, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। देखो जो लॉन्ग साइटेडनेस होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, लॉन्ग लंबी दूर की जगह दिखती हैं, दूर की चीज़ें हमें क्लियरली दिख जाती हैं। सो दिस इज़ आवर आई, ये हमारी आँख का लेंस है। तो जो दूर रखी चीज़ें होती हैं ना उनसे आने वाली लाइट क्या होती है, दरअसल पैरेलली हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये इसे दूर की चीज़ें दिख रही हैं। बट अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम पास में रख दें तो आप 2 मिनट के लिए एक काम करें, ऐसा कर लें, ठीक है, ऐसे कर लें, मान लीजिए दूर रखा है कोई ऑब्जेक्ट और इससे आने वाली लाइट जो है ये फोकस हो गई, तो इस आदमी को यार दूर का दिख रहा है। बट जब यही ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, जब हम इसे पास में रख देंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इसकी जो इमेज है वो दूर बनेगी, तो रेटिना की दूसरी साइड बन रही है, आप देख सकते हो बाहर की तरफ बन रही है। तो अगर हमें इस डिफेक्ट को सुधारना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली में कन्वर्जिंग लेंस रख देना चाहिए, तो इससे निकलने वाली इमेज क्या होगी, राइट जगह पर जाकर कन्वर्ज हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसे कन्वर्ज कर देगा ऐसे, तो ये जो है इस टाइप का हो जाएगा। तो अब आप समझ ही गए हैं। तो इसको अगर हमें ट्रीट करना है, इस डिफेक्ट को अगर हमें ट्रीट करना है तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। एक और डिफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हमारे आँख का जो लेंस होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग तरीके से जो है मुड़ जाता है, जिसके कारण अलग अलग जगह पर या दो मतलब इमेज जो होती है 2 जगह पर बन जाती है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करना पड़ता है, सिलेंड्रिकल लेंस। मैं एस्टिग्मेटिज्म के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, हमें जाना भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा आता नहीं। बट आपको अगर पूछता है एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, तो एस्टिग्मेटिज्म में होता ये है, ठीक है, कि जो लाइट यहाँ पर आ रही है तो एक इमेज यहाँ पर बन गई, कुछ यहाँ पर बन रही है, तो ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेंस होता है दैट इज़ कर्व्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, ये उसका रीज़न होता है। तो हमें अगर इसको हटाना है तो हमें सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अभी फ़िलहाल में इतना ही याद रखो आप इसके लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलूँगा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, ठीक है, हमने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। एक्चुअली में अब और भी चीज़ें हैं समझाने के लिए, बट एक्चुअली में मैटर ये है कि न्यूमेरिकल्स के थ्रू अगर अब आप ज़्यादा जानोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना,
ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देंगे कि कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो है, और एक बात ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स की क्लास नहीं छोड़नी है आपको। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा एग्ज़ाम में, दैट इज़ बिटर ट्रुथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। रिफ्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ठीक है, बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, बाय।